अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ISI हेडक्वार्टर क्यों गए, पाकिस्तान बारे बरतानिया की वीज़ा पॉलिसी तब्दील, अनवर मकसूद के ड्रामे पर क्या एतराज़, मलिक रियाज ने बहरिया टाउन किस को फ़रोख्त किया। ये हैं हमारी आज की हेडलाइंस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों को रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे इंतहाई अफसोस है आप लोगों पर। फौरी तौर पे चैनल सब्सक्राइब करें और टली ऑन करें तो ताकि मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूं। और वैसे भी जंग होने वाली है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, तो मुझे नाराज़ करके आपने इस दुनिया से नहीं जाना। और अब यह है कि जंग के बादल अभी तक मंडला रहे हैं और दोनों तरफ मोदी जो है यानी कि वो भी कभी अकेला नहीं बैठ रहा। वज़ीर आज़म जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कभी वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला रहा है, कभी एयरफोर्स के चीफ़ को बुला रहा है, कभी वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुला रहा है, कभी वो अपने वज़ीर दिफा को बुला रहा है। बस ओदियाँ आनियाँ जानियाँ या उनकी आनी जानियाँ जी ने वो देखने वाली ने। और कभी जो है लोगों की ड्रिल करा रहा है कि आप कोई जंग की तैयारी करें। और अच्छा, इस सारे अमल में कोई ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन नहीं हो रही। जंग की लोगों को तैयारी कराई जा रही है और बार बार ब्रेकिंग 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 चल रही होती है जी कि वो अभी एयर चीफ आ गया, अभी फलां आ गया। और सारा दिन जो है आके तो चाय शाय पींदे ने, कोई इंजे रोटी शोटी खाते ने और बस वापस चले जाते हैं। आगे क्या हो रहा है कोई नहीं आइडिया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी कैबिना के साथ वो उधर DG ISI की इनविटेशन पर उधर ISI के हेडक्वार्टर गए और उधर उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। अब नाजरीन, ये इसके बारे में, ऐसी सूरत हाल के बारे में किसी के लिए कोई ख़त्मी राय देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि या तो दोनों किसी के कंट्रोल में हों, दोनों ममालिक किसी के कंट्रोल में है नहीं। तो उस लिहाज से एक दूसरे से डर भी रहे हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान ने पहल नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को इसलिए चुकन्ना एक चौकस किए हुए है कि कहीं इंडिया पहल ना कर दे। अब इंडिया वाले जो हैं यानी कि उनकी जान को बनी हुई है, उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं कि मोदी जो है यानी कि उसकी जो 54, मैं कोई कहता था, लोग कहते हैं कि नहीं 56 इंच की वो छाती का जिक्र करता है। तो जो 56 इंच की छाती है वो श्रिंक हो रही है। लोगों में उसने अपना इमेज बनाया हुआ है कि पाकिस्तान को हैंडल कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब उनके मैं आजकल मैं बड़ा रेगुलरली इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनकी भी बातें सुन रहा होता हूँ। एक टाइम के अंदर ओ जनाब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, फिर जिनकी आगे ड्यूटी ये भी होती है ना, जिन्होंने ये भी बताना होता है कि सबक कैसे सिखाना है, वो फिर कहते हैं कि अगर इस तरह सिखाया तो ये मसला हो सकता है, उस तरह सिखाया तो वो मसला हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पे मैं भी आपको कहता हूँ कि अगरचे मुझे वैसे अभी तक कोई एक बंदा नहीं मिला जो कहता है कि कुछ ना कुछ होना है, लेकिन मुझे आई डोंट नो कि क्यों लगता है कि कुछ नहीं होना। और उसकी वजह यही है, ये इंडिया के अंदर जो खौफ है कि अगर हमने हमला किया तो उसकी एक कीमत है। और पाकिस्तान जिसको हम किसी लिहाज से अपने से कमतर समझते हैं, अगर उससे हमें को दो थप्पड़ लग गए ना तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। और इस टाइम सूरत हाल ये है कि मोदी कह रहा है और पीछे हट जो, मनो इन्हें कि कोई मनो रोके ना। अब वो इस उम्मीद पर कह रहा है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई आगे बढ़े, उसको कहे कि मोदी जी नहीं आपने इस तरह नहीं करना, गुस्सा हराम होता है। अब कोई कहने वाले नहीं है, वो बार बार कहता है कि वो पीछे हट जो, यानी कि मैं नहीं छड़ना। तो कोई करीब आता नहीं, तो लिहाजा वो भी जो है ना उसी तरह उधर ही जो है ना अपना सर फटका रहा होता है और फिर वापस हो जाता है। और यही बातें आप देखें कि कुछ दिन पहले उसने कहा कि जो सर्विसेज चीफ़ हैं उनको इख्तियार दे दिया गया है। तो भाई बार बार यानी कि वो की थे हम लैंड होंगे ने क्यों आते हैं बार बार, जाके उधर अपनी जो है ट्रूप्स को मोबिलाइज़ करें, जाएं बॉर्डर पर जाएं, पाकिस्तान को पर हमला करें, फिर हम आपको मज़ा चखाएँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और जो है ना दिफा के मामले में हमारी पोजीशन कमज़ोर नहीं है। आज एक और जो बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि BLA को जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है, उन्होंने कोई 7 फौजी शहीद किए हैं। तो जो एक स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें उन्होंने BLA को इंडिया की प्रॉक्सी करार दी है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये सूरत हाल चल रही है इसमें BLA की आगे फ्रेमिंग भी इस तरह से होगी। BLA को कौन सपोर्ट कर रहा है? BLA के हवाले से जो अभी तक जो एविडेंस हैं, और जो मैं एविडेंस मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन ये है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के पास भी एविडेंस हैं, एटलीस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज़ को इस बारे में बहाम नहीं कि उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है।
तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं इंडिया के मामले में। इंडिया वाले तो इंजी जड़े ने यानी कि जिधर गवर्नमेंट टुरदी है टुर पेंदे ने, पाकिस्तानी जो हैं वो तो साथ एविडेंस मांग रहे होते हैं बार बार जी कि अच्छा ये बलोच मिलिटेंसी के पीछे अगर इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है तो आप हमें एविडेंस दें। तो उस लिहाज से अब पाकिस्तान उस पे को लगता है कि अपना केस प्लीड करने जा रहा है। अब मामला अब यही है कि मुझे लगता है कि अगर को मोदी ने ज़्यादा से ज़्यादा किया ना वो यही करेगा कि कोई आखेगा कि यार मुन्नू भी कोई एक फेस सेविंग दो, मैं जो है ना मुझे एक सेफ़ एग्ज़िट दें, मैं कहीं निकलना चाहता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि कहीं कोई मिसाइल फेंक देता हूँ और हम अपने लोगों को कहेंगे जी देखे जी मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। और आप जो है यानी कि आप भी कोई थोड़ा बहुत इस तरह का कर लें, लेकिन यह है कि कोई लेट्स मूव ऑन कि इधर से बात आगे बढ़ाएं। और अलमिया देखें इनका, इतने दिनों से इन्होंने शोर डाला हुआ है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अभी तक अभी यानी कि कोई 10 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया ना, अभी तक कोई 3 बंदों का कह रहे हैं कि ये उसमें मुलव्वस है दहशतगर्द, और कह रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी थे और 1 इंडियन था। अभी तक एक बंदा गिरफ़्तार नहीं कर सके। इनकी नालायकी का लेवल देखें, एक बंदा गिरफ़्तार नहीं कर सके। को 1500 कश्मीरी उन्होंने पकड़े हुए हैं, डिटेन किए हुए हैं इसी चक्कर में जी कि हम बंदे तलाश कर रहे हैं। एक बंदा नहीं इनको मिला। उस इलाके में ओवरऑल जो फ़ौज है कोई तकरीबन 2 लाख बंदा होता है, और जिस जगह पे दहशतगर्दी हुई है उधर कोई बंदा नहीं था। क्या बात है बस, ठीक है। और चुस्ती और फुर्ती का आलम देखें कि इंसिडेंट हुआ है और 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने एफआईआर भी काट दी और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगा दिया। और एक तरफ फुर्ती है और दूसरी तरफ अभी तक उनको बंदे नहीं मिल रहे और पूरी दुनिया को कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने कराया, एविडेंस है कोई नहीं। तो लिहाजा ये जो कोई थिएटर है ये कोई 4 दिन चलेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इंडिया की ज़रूरत नहीं होगी। ये अब बहाने तलाश कर रहा है कि यानी कि फंसे हुए हैं, यानी कि मोदी जो है ना इस टाइम फंसा हुआ है कि मैं इस क्राइसिस से मैं कैसे निकलूँ। मैं जी अपनी 56 इंच छाती बहांदा रहा हूँ, यानी कि मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है कि मैं क्या यानी कि कोई फेस सेविंग मिल नहीं रही, कोई एक इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रही। इंडिया के जो मुख्तलिफ ट्रॉल्स हैं वो कभी एक को गालियाँ दे रहे होते हैं, कभी दूसरे मुल्क को गालियाँ दे रहे होते हैं कि इन्होंने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, फ़लाँ ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। कभी वो जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है उसको गालियाँ दे रहे होते हैं जो उनका दामाद भी है। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान बारे बरतानिया की वीज़ा पॉलिसी तब्दील। नाजरीन ये बड़ा एक कंसर्निंग चीज़ है कि ओवरऑल पाकिस्तान पर दुनिया भर से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। कई दफ़ा खुल भी जाते हैं, कई दफ़ा हम जो है बार बार उनको खटखटाते रहते हैं लेकिन वो खोल भी लेते हैं। जैसे पहले यूएई में मामला हुआ था। अब जो एक पॉलिसी आ रही है यूके में जिसके तहत वो वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा इसमें सख्ती करने जा रहे हैं, और किन 3 ममालिक पर करने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें नाइजीरिया शामिल है और उसमें श्रीलंका शामिल है। क्यों करने जा रहे हैं? उनको ये शिकवा है कि इधर से जो ज़्यादा लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या वर्क वीज़ा पे आते हैं ये बाद में आके इधर असाइलम ले लेते हैं। जब इनके वीज़े ख़त्म होते हैं तो असाइलम ले लेते हैं, और असाइलम फॉर लाइफ होती है इन अ सेंस कि वो आपने असाइलम ले ली और उसके बाद जो उधर से आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका केस किसी तरह डिसमिस भी हो जाए तो फिर भी कोई ना कोई जवाज़ बना के तो अदालत से अपना टाइम बाय करके उधर रहते रहते हैं, असाइलम लेते हैं। अब यह है कि उधर हुकूमत को क्या मसला आ गया है, ये जो पॉपुलिस्ट हैं पूरी दुनिया में जैसे छाए हुए हैं या आ रहे हैं इसी तरह, अब जो एक पहले ये ख्याल किया जाता था जी कि बरतानिया जो है ना वो इनकी शर से अभी तक बचा हुआ है, लेकिन उधर जो वो रिफॉर्म यूके वाले हैं उन्होंने अभी कौंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं कोई 16 में से तकरीबन कोई 750 सीटें उन्होंने ली हैं, और उस वजह से एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गया। और उनका जो एक मेन एजेंडा है वो है ही एंटी इमिग्रेंट। वो कहते हैं कि हम सिर्फ उनको रहने देंगे, या यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम सिर्फ उनके हक़ में हैं कि जिनके पास को हुनर हो, उसके अलावा जो लोग यूके पर बोझ बने हुए हैं हम इनको सबको निकालेंगे। अब जो है ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, ये हुकूमत की अपनी एक सियासी सर्वाइवल का इशू बन गया कि वो भी एंटी इमिग्रेंट हों। तो उस लिहाज से जो ज़्यादा उधर सबसे ज़्यादा जिस मुल्क से लोग जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे वो इंडिया है। इंडिया के बाद चाइना है, चाइना के बाद जो है नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अमेरिका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, हांगकांग है, मलेशिया और सऊदी अरेबिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिधर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई होते हैं। अब उनमें से जो ज़्यादा अब यूज़ कर रहे हैं इसका, वो कहते हैं जी कि जो हमारा डेटा बताता है वो पाकिस्तानी है, नाइजेरियन है और जो श्रीलंका के लोग हैं वो ये हैं।
और यानी कि उसमें दोनों वर्क वीज़ा और जो स्टडी वीज़ा है दोनों का अब्यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा उस सिलसिले में वो सख्ती करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे पाकिस्तानियों पर। और वैसे बाकी बाय द वे मैं कुछ अर्सा मैं यूके में जाकर रहा भी हूँ। मैंने उधर जितने लोगों को बेनिफिट्स पे देखा है, यही जो कोई असाइलम ले के और इस तरह के बहाने बना के कौंसल के फ़्लैटों में रहते हुए और हज़ार हज़ार पाउंड जो है उधर से खर्चा लेते हुए, मैंने इतने लोगों को उधर देखा। यानी कि कोई इत्तेफाक हो सकता है कि मैं जिस इलाके में रह रहा था उधर ज़्यादा लोगों को, मुझे एक टाइम पे ये गुमान गुजरा कि यार को पाकिस्तानी ऐसा है जो बेनिफिट पे नहीं रह रहा। सो मच कि मैं एक बंदा ऐसे ऐसे एक बंदे को मिलने का इत्तेफाक हुआ जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ के गया हुआ था एमपीए का, वो और उसकी बेगम, उन दोनों ने उधर कागज़ों में ये शो किया हुआ था कि उन्होंने तलाक ली हुई है ताकि वो अलहदा असाइलम के केस में उनको अलहदा फ़्लैट मिल सकें, 2 फ्लैट मिल सकें। तो मैं उनको पूछता भी था यार कि आप इधर बैठ के तो उधर यूके को गालियाँ भी दे रहे होते हैं। वो कहते हैं जी ना सानू थोड़ा लुटिया पाकिस्तान इलाके नू, आई तो लुट के लैके आए ने तो असी इधरों। मैं आख्या कि यार ये तो कोई बदला ना हुआ कि आप तो इसी तरह जैसे ज़कात ही खा रहे हैं और अपनी तरफ से आप बदला ले रहे हैं। तो इस तरह का ट्रेंड मैंने भी देखा है कि काफ़ी पाकिस्तानी ज़्यादती करते हैं इस मामले में। कोई एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, वो गालियाँ देने से नहीं आती या लोगों को प्रेशराइज़ करके आप नहीं ले सकते। आप अपने एक्शन से, आप अपने कैरेक्टर से शो करते हैं। तो खुदारा दूसरे लोगों पर रहम करें, बाकी स्टूडेंट्स पर कि जो जेनुइनली पढ़ने के लिए जाते हैं या वाकई वो काम की नीयत से जाते हैं। ये जो असाइलम सीकर हैं इन्होंने तबाह किया हुआ है, यानी इन्होंने सारा केस पाकिस्तान का ख़राब कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि अनवर मकसूद का ड्रामा, यानी कि अनवर मकसूद का ड्रामा जो अरेस्ट हाउस ड्रामा था वो बंद कर दिया गया था और उसको बहाल कर दिया गया है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने इंटरवीन किया। अनवर मकसूद जो है यानी कि उन्होंने उसके हवाले से कोई अपील की थी। अब यह है कि ड्रामे में क्या था, यानी कि मैंने पहले जो सुना या मैंने बीबीसी की स्टोरी पढ़ी तो उसमें ये पता चला कि 2 ख़वातीन हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं और उनके गिर्द ड्रामा घूम रहा है। और उन्होंने कहा जी उसमें ना डीएचए का जिक्र है। फिर मैंने एक नाज़र थे, यानी कि एक बंदा जो कि ड्रामा देख रहा है, मैंने उनको पूछा कि डीएचए का क्या जिक्र है। उसने कहा कि डीएचए का तो जितना एक बेज़रर अंदाज में जिक्र हो सकता है वही है कि वो बेटा कहता है कि माँ को कि जब तुम फौत होगी तो मैं तुम्हें डीएचए के कब्रिस्तान में दफनाऊंगी, तो वो दफनाऊंगा, तो वो कहती है नया पुत्र होते ना दफनाना। अब ये इसके कई मतलब निकल सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वो जिधर रह रही हो लोगों का ये होता है कि हमें उधर दफनाया जाए, क्वाइट लाइकली। या यानी कि इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वही हो जो बाकी लोग जो हैं वो समझ रहे होते हैं जी कि डीएचए से कि कब्रिस्तान में वो क्यों नहीं जाना चाहती थी। लेकिन यह है कि उन्होंने कहा जी कि जो एक और चीज़ मैंने नोट की है, ये शहबाज भट्टी साहब हैं। इनका मैं ज़्यादा तारफ़ नहीं कराता, लेकिन ये है कि ये बज़ाते ख़ुद बड़े एक क्या कहते हैं अदबी शख्सियत हैं। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, एक ऑफिसर्स हैं। और वो ड्रामा देख कर आए और उन्होंने जो चीज़ उधर नोट की वो मैं थोड़ा सा आपको सुना दूं। उन्होंने कहा कि मैंने ड्रामे को ओवरऑल इन्जॉय किया, बड़ा हंसी मजाक कह के सब कुछ हुआ, लेकिन जिस चीज़ से जो उनको तकलीफ़ हुई वो ड्रामे के मुकालमे और अदाकारों की लसानी शनाख्त थी। अब ज़रा उसके बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ड्रामे में दीगर तमाम मुकामी और पाकिस्तानी कौमियतों जैसे कि सिंधी, पंजाबी, पठान और सिख मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाले किरदारों को कमतर ज़हनी और अखलाकी मयार के हामिल अफराद के तौर पर पेश किया गया, जबकि लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले किरदार अपनी तमाम तर उम्र रसीदगी के बावजूद तहज़ीब, ज़राफ़त, जुमलेबाजी और आला तरीन तसव्वुर ज़ात के साथ जलवा अफरोज़ रहे। खेल में पेश करदा सिंधी किरदार चरसी, शराबी और बददयानत और कामचोर, जबकि पंजाबी किरदार वही जराइम पेशा, बदे हुलिये और बड़ी हुई तोंदों वाले, गैर महज़्ज़ब पहनावा और गैर शाइस्ता अंदाज़े गुफ्तगू, और पठान वही बुलंद आवाज़ और गालियाँ देने वाले। जबकि इन सब आम किरदारों के तजाद में लखनऊ से हिजरत करके कराची आ बसने वाले ख़ानदान का लसानी, नस्ली और तहज़ीबी तफाखुर सारे ड्रामे में बार बार यानी कि बुलंद सिंहासन पर बिठाया जाता रहा। और आखिर में वो एक फ़िक्रा लिखते हैं
वो कहते हैं कि आखिर में मुझ समेत कई तमाशाई जो ड्रामा देखने गए थे वो लखनऊ में पैदा ना हो सकने पर नदामत और शर्मिंदगी का बोझ उठाए घरों को लौट आए। तो मेरे ख्याल है कि ये इतना कहना काफ़ी है कि अनवर मकसूद का ड्रामा और यानी कि वो जो बाकी एक कौमियतों की उधर कैरेक्टराइजेशन है, कुछ लोगों तो एक डीएचए का थोड़ा सा जिक्र जो है उनको लगा कि शायद इस वजह से बंद हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि उस वजह से बंद हुआ है। और जो उनको ये जो साहब हैं इनको लगा कि जो ओवरऑल जो कैरेक्टराइजेशन है बाकी जो एथनिसिटीज़ की वो एक काबिल एतराज़ थी। अब जो हम अपने इनको किस अंदाज में या किन शराइत पर इनको दोबारा काम करने की इजाज़त मिली है इसका मुझे आइडिया नहीं है। एक और जो चीज़ जो सबसे अहम और आखिर पे मैं बात करना चाहूँगा वो है मलिक रियाज साहब के हवाले से। मलिक रियाज साहब के हवाले से एक मैंने मेरी नज़र से गुज़रा अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन फाइल्ड विद द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑन अप्रैल 17। ठीक है, ये ये किन की तरफ से है? इसमें कोई दो लोग हैं, एक कामरान मलिक साहब हैं जो कि जिनेवा बेस्ड प्राइवेट बैंकर हैं और दूसरे हैं शेख अली बाकजा। ये चेयरमैन है कराची यूनिकॉर्न ग्रुप के। उन्होंने एक शेयर परचेज़ एग्रीमेंट किया है बहरिया को ख़रीदने के हवाले से, जिसमें वो बहरिया के 88% शेयर ख़रीदेंगे, जिसमें यानी कि और इसके अलावा एंड विल फॉलो इट विद अ मैंडेटरी टेंडर ऑफर फॉर अनदर 6.02% और 8.16 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय द पब्लिक। यानी कि जो बहरिया के 88% शेयर हैं वो बहरिया की ओनरशिप के पास हैं, वो उन्होंने ख़रीद लिए हैं, और बाकी जो हैं अवाम के पास हैं जो कि 6% हैं, तो वो भी वो ख़रीदने का इरादा रखते हैं। आगे जो एंड पे लाइन लिखी हुई है वो ये है कि एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड इज़ द न्यू ओनर ऑफ बहरिया टाउन कराची। अब ये मलिक साहब के पार्ट पे ये बड़ा स्ट्रोक है, देखने को ये लगता है कि उन्होंने बड़ी गेम की है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, बहरिया के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, उन्होंने बहरिया ही भेज दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो बेच सकते हैं, और एस्कॉर्ट जो है इसकी ओनरशिप किसके पास है? एक तो ये है कि जब इस तरह का केस चल रहा होता है तो ऐसे ही है कि जैसे एक कंपनी हो जो कि लॉस में जा रही हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र होती है, एसेट्स जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो उसके लोन होते हैं, वो भी साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इस केस में अगर इसको उस सिंपल लैंग्वेज में बयान किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो बहरिया पर केसेस चल रहे हैं, कोई ज़मीनों के कब्ज़े के या बाकी मामलात के, मलिक रियाज को अगर इससे अलग भी किया जाए तो वो केसेस जो हैं वो तो फिर अगली जो ओनरशिप है उसको, ओनर हैं वो, उनको लेकर चलने पड़ेंगे। दूसरा ये आता है कि क्या ये ओनरशिप चेंज हो सकती है मौजूदा सूरत हाल में? मैंने जो इसके हवाले से पता किया है वो ये है कि SCCP इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इस बात को अलाउ नहीं करेगा, और सो मच कि जो एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है ये भी अगर आज बेचना चाहें तो इनके हवाले से भी जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि ये भी नहीं बेच सकते। अच्छा, उसकी क्या वजह है? कि उसके हवाले से एक शक है कि ये भी मलिक साहब का है, मलिक रियाज साहब का ये एक तासुर है, यानी कि जो ओनरशिप है बज़ाहिर किसी और के पास है, लेकिन तासुर ये है जी कि इसके पीछे मलिक साहब हैं। यानी बेसिकली कि एक ये बात की जाती है कि वो अपने आप को ही एक दूसरी एंटिटी के, अपनी एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी को वो बेच रहे हैं। लेकिन क्या वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे? ये ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है। जो जवाब मैं मुख्तलिफ़ लोगों से चेक किया है उसके मुताबिक तो ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नहीं होने देगी और नैब भी नहीं होने देगी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले भी नहीं होने देंगे। तो फिर इन्होंने ये क्यों किया, यानी कि क्या इनका क्या रैशनल है? मुझे इसके हवाले से नहीं आइडिया। क्वाइट लाइकली कि इन्होंने कोई टेस्ट करने की कोशिश की हो कि हम शायद, बाज़ ये भी होता है कि जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर आप तुक्के भी लगाते हैं कि शायद ये करें तो ये हो जाए, ये करें तो ये हो जाए। क्वाइट लाइकली कि उनका ये हो, लेकिन इस मूव की मुझे अदरवाइज़ समझ नहीं लगी सिवाय इसके कि ये जो बात है ये मुझे कहीं मैच्योर होती हुई नज़र नहीं आ रही।
देखने में ये बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन ये मैच्योर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।